आज की जो क्लास है आप सबके सामने, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का यूनिट नंबर 4 पे मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूँ। और मैंने आप लोगों के लास्ट टाइम में जो है उसकी ऐतिहासिक विकास के बारे में बात कर चुका था। आज मैं बात करने चल रहा हूँ कि भारत में समाज कल्याण प्रशासन के स्तर और केंद्र और राज्य और जिला स्तर पर क्या इसकी भूमिकाएं रही हैं। तो अभी लास्ट टाइम में किसी ने सामाजिक नीति की पीडीएफ भेजा था, शायद राहुल सर ने भेजा था। अगर क्लास में होंगे तो मेरी बात को सुन रहे होंगे। तो राहुल जी वो, हाँ, वो जो पीडीएफ है वो आपके कुछ काम की है। पूरा कंटेंट आपके काम का नहीं होगा, लेकिन कुछ कंटेंट आपका काम में होगा, वो मैंने मेंशन भी किया है इसमें, आप अभी देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो सामाजिक नीति था, वो बेसिकली सामाजिक नीति था। पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे समाज कल्याण प्रशासन के बारे में, उसके बाद हम क्लास को आगे करेंगे कि केंद्र स्तर पर क्या भूमिका रही है और इसकी राज्य स्तर पर क्या भूमिका रही है। तो आप सब जानते होंगे भली भांति तरीके से समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक सेवाओं के संबंधित विभिन्न समान अर्थी शब्दों जैसे सामाजिक प्रशासन, समाज सेवा प्रशासन, समाज सुरक्षा प्रशासन और कल्याण प्रशासन, लोक कल्याण प्रशासन, सामाजिक संस्था प्रशासन के कारण जो है समाज कल्याण प्रशासन के वास्तविक अर्थों को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। वास्तव में अगर देखा जाए समाज कल्याण प्रशासन उस क्रियाविधि को कहते हैं जिसके द्वारा सामाजिक संस्था अपनी निर्धारित नीतियों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज कल्याण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए व्यावसायिक कुशलता और सामर्थ्य का उपयोग करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि समाज कल्याण प्रशासन होता क्या है। समाज कल्याण प्रशासन जो होता है वो उद्देश्यों के लिए बेसिकली फेमस है। तो संस्था में जो उपयुक्त उद्देश्य होते हैं या कार्यक्रम होते हैं उसको तैयार करता है समाज कल्याण प्रशासन के माध्यम से। इसका यही उद्देश्य है। और ये कहता है कि वांछित सूचनाओं को प्राप्त करना है, पूरी स्थिति को समझना है और फिर उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रों की जो विशिष्ट समस्याएं होंगी उसको हमें ध्यान देना है। ऐसी क्रियाविधि समाज कल्याण प्रशासन करता है। दोबारा से रिपीट करूंगा, इसका उद्देश्य कार्यक्रमों को तैयार करना होगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस संस्था का एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पे विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी क्रियाविधि होती है समाज कल्याण प्रशासन में। ये जब डेटा मिलता है हमारे पास, तो उन डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, तो सूचनाओं के माध्यम से हम उसको विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर सामाजिक समस्याओं का समाधान। किसी भी समस्या का समाधान अगर आप करें समाज में, समाज कार्य में, सोशल वर्क में, तो पहले तो आपके पास डेटा होना चाहिए। फिर डेटा का एनालिसिस करो, आप डेटा को एनालिसिस करो, समस्याएं ध्यान से देखो आपकी कहां पर है समस्या, और वही समस्या के लिए जो नीति अब कार्यक्रम जो आप बना रहे हैं, जो उद्देश्य आप बना रहे हैं, वो समाज कल्याण प्रशासन कहला रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं समाज कल्याण प्रशासन। फिर आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि समुदाय को प्रभावशाली और सुदृढ़ सेवा प्रदान करने के लिए सामाजिक संस्था को प्रशासनिक और वित्तीय और विधि संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं तीनों के सम्मिश्रण को समाज कल्याण प्रशासन का नाम दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कुछ प्रशासन चीजें हैं, कुछ वित्तीय चीजें हैं और कुछ विधि संबंधी नियम है। इन तीनों चीजों को मिला दिया गया, तो इन तीनों चीजों को मिलाकर बताया गया कि ये बेसिकली जो नाम है समाज कल्याण प्रशासन का, क्योंकि समस्याओं का नियंत्रण कर रहे हैं आप और समाज कल्याण संस्थाओं की पहल कर रहे हैं आप और उपयुक्त कार्य की योजना बना रहे हैं आप, उसकी पहचान भी कर रहे हैं आप और उसकी जांच परख भी कर रहे हैं आप। तो ऐसी क्रियाविधि जो होती है समाज कल्याण प्रशासन में होता है। तो समाज कल्याण प्रशासन के जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो जाते हैं मीनिंग में। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, है ना। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप इसको सुनते जाइए, समझते रहिए। प्रश्न जो आएंगे आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं करवाऊंगा भाई प्रश्न एक अलग से समाज कल्याण प्रशासन पर भी। तो समाज कल्याण प्रशासन की अगर परिभाषा देखें आप लोग, तो कहता है कि जॉन किडना 1957 में और वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर की भी बात अगर कही जाती है तो ये भी 1957 की बात आती है। बीस्टिक की भी बात इसी की आती है। ठीक है, तो आप लोगों को वर्ष तो ईजिली याद हो जाते होंगे। और आगे अगर हम बात करें तो समाज कल्याण प्रशासन कहता है कि जो सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में बदलने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, समाज कल्याण प्रशासन कहलाती है। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न भी यही पूछ लिया था जॉन किडना की परिभाषा से ही, राहुल जो को याद होगा, है ना, इन्होंने कमेंट भी किया था। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो लिखा हुआ था लोक प्रशासन, लिखा हुआ था सामाजिक नीति, लिखा हुआ था समाज कल्याण प्रशासन और लिखा हुआ था आपका समाज प्रशासन। तो यहां पर समाज कल्याण प्रशासन ये ऑप्शन आपका वही सही था। तो जॉन किडना की परिभाषा आई थी, ये बात भी आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। आगे हम बात करते हैं
और नेक्स्ट परिभाषा लेते हैं राजा राम शास्त्री के बारे में। राजा राम शास्त्री 1970 में परिभाषा दिया। इन्होंने कहा कि सामाजिक अभिकरण, अभिकरण का मतलब एजेंसी होता है, और कहते हैं कि सामाजिक सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो सरकारी कल्याण कार्यक्रम हैं उनके संबंध में जो प्रशासन है, उन्हीं प्रशासन को हम समाज में कहते हैं कि भाई ये समाज कल्याण प्रशासन है। तो जो कोई सरकारी कल्याण कार्यक्रम हो या जो कोई सामाजिक अभिकरण हो, इन दोनों को संबंध में जो भी क्रियाविधि हो रही होगी वो समाज कल्याण प्रशासन होता है। तो ये दूसरी परिभाषा रखी, ठीक है। तो एजेंसी और कार्यक्रम दोनों को जब रिलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक समाज कल्याण प्रशासन वहां पर आपके सामने आ जाएगा। यद्यपि कहा गया कि इसकी विधियां, प्रविधियां, तौर तरीके आदि जो है लोक प्रशासन और जो है व्यापार प्रशासन, अगर हम बात करें यहाँ पे तो तौर तरीके इत्यादि भी देखिए, यहाँ पर विधि भी है, प्रविधि भी है, तौर तरीके भी है, और लोक प्रशासन जो व्यापार प्रशासन की भांति ही होता है, किंतु एक बुनियादी भेद ये होता है कि इनमें सभी स्तरों की मान्यता जो है और जनतंत्र का अधिक से अधिक ध्यान देते हैं या ध्यान रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों या वर्ग से संबंधित जो प्रशासन किया जाता है वो बाधित हो जाता है। तो ऐसी क्रियाविधि पर हम एक बेसिकली इसको बोल देते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं होगा ये फिर आ जाता है मान्यता और जनतंत्र को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जब व्यक्तियों को और वर्ग के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर मान्यता और जनतंत्र की बात करते हैं। वहां पर क्या बात करते हैं? जनतंत्र। जब कभी विधि, प्रविधि और तौर तरीके के बारे में बात होता है, नियम वगैरह के बारे में बात होता है, तब हम कहते हैं कि भाई ये है हमारा समाज कल्याण प्रशासन। तो ये राजा राम शास्त्री के अकॉर्डिंग ये बात कही गई कि ये परिभाषा थी, इस तरीके से उन्होंने अपने चीज़ों को मेंशन किया। परंतु आप ध्यान रखिए, एक सामाजिक एजेंसी, ठीक है, ये चीज़। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कार्यक्रम। बस इनके संबंध में जो भी कोई कार्य हो रहा है वो भी कार्यक्रम कौन सा? सरकारी वाले कार्यक्रम, सरकारी कल्याण कार्यक्रम। तो उसके संबंध में जो कोई क्रियाविधि होगी तो वो समाज कल्याण प्रशासन कहलाएगा। आगे अगर हम बात करें तो डेनहम का नाम आता है। डेनहम ने 1949 में समाज कल्याण प्रशासन को उन क्रियाकलापों, क्रियाकलाप का मतलब होता है गतिविधि, में सहायता प्रदान करने तथा आगे बढ़ाने में योगदान देने के रूप में परिभाषित किया, और जो किसी सामाजिक संस्था के द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य होता है। देखो अब बात को जरा समझिएगा आप सभी लोग, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रत्यक्ष सेवाएं जो है एक व्यक्तिगत कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में विभाजित करने वाला, वर्गीकरण करने वाला होलिस का नाम आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और प्रत्यक्ष जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं समाज कार्य में प्राथमिक प्रणाली में की जाती हैं, चाहे आप केस वर्क की बात करें, चाहे आप ग्रुप वर्क की बात करें, चाहे कम्युनिटी वर्क की बात करें, आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात अगर आपको ये ध्यान रखना है कि सामाजिक क्रिया जो है वो बेसिकली प्रत्यक्ष में मैरी रिचमंड ने ये बात कही थी कि भाई ये जो है प्रत्यक्ष रूप का अवधारणा बेसिकली हम इसको दे सकते हैं, लेकिन माना नहीं गया है, लेकिन वो मानते हैं। लेकिन अगर समाज कल्याण प्रशासन की भी बात होती है तो केवल डेनहम का नाम आता है, जो कहता है कि सामाजिक संस्था के माध्यम से आप प्रत्यक्ष रूप से जब सेवाएं प्रोवाइड करें तो वो समाज कल्याण प्रशासन होता है। तो बस सिचुएशन अलग होगी, पॉइंट से ही होंगे। आपको बात को समझना होगा कि कहाँ किसने क्या बोला। यहां अगर बात हो रही है सामाजिक संस्था को लेकर प्रत्यक्ष सेवाओं के बारे में, तो आपके दिमाग में वो बातें तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं डेनहम का नाम आ रहा है, जो समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत क्रियाकलापों में सहायता देने की बात कर रहा होगा। और प्रत्यक्ष तो सहायता होता ही होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप रिलेट करके सही जवाब लगा सकते हैं, ठीक है। संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष सेवाएं, डेनहम का नाम। अब जब कभी नाम आएगा तो मैं आप लोगों से डेनहम के बारे में भी वहां पर जिक्र करूंगा ऑप्शन में, ठीक है, कि डेनहम ने यह बात बोली है कि संस्था के द्वारा प्रत्यक्ष सेवा, संस्था के द्वारा प्रत्यक्ष सेवा बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों के दिमाग में वो बातें आ जानी चाहिए कि ये समाज कल्याण प्रशासन में मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समाज कल्याण प्रशासन के ही अंतर्गत कुछ क्षेत्रों के बारे में। जैसे अगर हम बात करें तो महिला कल्याण होता है। अब महिला कल्याण चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्र स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, इनके लिए अलग अलग तरीके से जो है स्थिति बनाई गई है। इनके सामाजिक लेवल का अलग तरीके से विकास होगा, इनके लिए अलग कानून है, अलग धाराएं बनाई गई हैं, अलग रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी महिलाओं के लिए केंद्र स्तर पर अलग बनाए गए हैं, राज्य स्तर पर अलग बनाए गए हैं, जिला स्तर पर अलग बनाए गए हैं। सबके अलग अलग, सिमिलर नहीं है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी 7वीं अनुसूची में जानते हैं कि केंद्र का अलग हो गया है, राज्य की सूची अलग हो गई है, समवर्ती सूची में जहां पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यह आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। तो
ठीक उसी प्रकार से समाज कल्याण प्रशासन में भी अलग अलग तरीके से राज्यों में, चाहे केंद्र की बात हो तो वो अलग काम करेगा, राज्य की बात होगा अलग काम करेगा, जिला की बात होगी तो वहां पे अलग भूमिका आएगी तो वो अलग काम करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें सिमिलर होती है, जैसे कोई योजना चला दी जाती है तो वो बेसिकली पूरे जिले के लिए होगी, हो सकता है पूरे यूपी के लिए ही हो। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं ना, अभी मध्य प्रदेश की ही जैसे वैकेंसी आ रही है, तो आई थिंक मध्य प्रदेश की वैकेंसी में शायद जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, शायद आप लोग कुछ पता होगा, बताया आपको, मालूम है अदर स्टेट वाले? जी सर, पहले भी ऐसा था। पहले भी ऐसा था, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसियां निकलती हैं, जैसे अभी उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य की निकली है, तो उसमें केवल उत्तराखंड के लोग ही शायद अप्लाई कर सकते हैं, शायद ही नहीं, डन है, पक्का है, श्योर है। तो कुछ ऐसी वैकेंसियां निकलती हैं कि कुछ उस जिले के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी योजनाएं कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो राज्य के लिए लागू होते हैं, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। वैकेंसी निकली है मतलब कि ये अब उसमें हम भी हाँ हाँ, अगर मध्य प्रदेश में आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ जी, हाँ प्रियंका मैम, ठीक है, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, अभी मैं क्लास के अंत में आपसे बात कर लूँगा, ठीक है, इसके बारे में आप याद रखना इस बात को। तो ये समाज कल्याण के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक महिला कल्याण हो जाता है। महिला कल्याण में अगर हम बात करें तो बेसिकली जो केंद्र और प्रांतीय सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की सामाजिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। तो महिला दशक में अगर हम बात करें तो उसकी सार्थकता को बनाए रखने के लिए, उसकी प्रगति के प्रयास करने के लिए, ताकि उसमें अगर हम बात करें तो उसको बढ़ावा मिले, सशक्तिकरण का बढ़ावा मिले, ऐसी क्रियाविधि करने के लिए महिला कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम बना रही है। और ये विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम और योजना बना रही है, ये बना रही है समाज कल्याण प्रशासन के माध्यम से। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था आप लोगों से, समाज कल्याण प्रशासन क्या कहता है आपसे, कहता है कि भाई मैं उद्देश्य को लेकर ध्यान में रखते हुए जब मैं उसका विश्लेषण करूंगा, और विश्लेषण के जस्ट बाद मैं उसके लिए क्या करूंगा, कार्यक्रम का बनाना, कार्यक्रम का आयोजन करूंगा। तो कार्यक्रम बनाता है समाज कल्याण प्रशासन, तो आप ये काम कर सकते हो। तो एक तो काम यहां पर हो सकता है महिला के फील्ड में या महिला के क्षेत्र में, है ना। अब देख रहे होंगे महिलाओं के लिए जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, आपको पता होगा। कोई मुझे बताना चाहेगा कि महिलाओं के कार्यक्रम कौन कौन से हैं? कोई भी कुछ भी एक आध दो कोई काउंट करवा सकता है क्या मुझे? हाँ भाई, करवा सकते हो यार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। जननी सुरक्षा, ठीक, भी है, हाँ, तो उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप समझ गए यहाँ पर, सुरक्षा है सर, हाँ। तो गर्भवती महिलाओं के लिए सर, हाँ, जैसे जननी सुरक्षा, हाँ, जैसे आप सभी लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी बताया, तो 1 मई 2016 को लाया गया, है ना। मैंने ट्रिक बताया था भाई कि उजाला करती कौन, कि माई एक ही माई होती है, वही उजाला करते हैं, तो ट्रिक बताया था मैंने, यहाँ पे बताऊंगा नहीं उसे, जब मैं दोबारा करवाऊंगा आने वाला टॉपिक तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से रिकॉल करवा दूंगा। 1 मई 2016 को ये चीज़ें आई थी, एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो उज्ज्वला योजना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी योजना जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। तो ये भी महिला कल्याण के संबंधित में था, जिसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की भी बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं को बेसिकली क्या था कि सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की गई थी। तो अगर हम बात करें ताकि उनके खिलाफ घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार का हिंसा का शिकार ना हो पाए, ठीक है, तो कानूनी के रूप में या चिकित्सकीय रूप में सेवाएं जो प्रोवाइड करने की बात की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ही। और आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई पीड़ित महिला है तो, अच्छा एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर कोई पीड़ित महिला है तो किस नंबर पर आप कॉल करोगे, तो ऑप्शन मिलेगा 1098, है ना, और 181 मिलेगा आपको, ठीक है, 181 मिलेगा जी जी, 100 मिल जाएगा आपको, और इसमें से मिल जाएगा सभी। तो अब प्रश्न बनता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में पीड़ित महिला जो है टोल फ्री नंबर किस पे कॉल करेगी, जरा ऑप्शन चूज करिए, 4 ऑप्शन दे दिया मैंने। नो, और कोई व्यक्ति, और कोई स्टूडेंट? 110,
1098। नो 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 1181 1 181 हाँ 181 यहाँ पे करेक्ट जवाब 181 होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में मैंने बोला है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो घरेलू हिंसा के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें होती है। बहुत सारी योजनाएं थी, आप लोगों ने बताया जैसे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना है, ये भी उसी में आया था। फ्री सिलाई मशीन योजना आई थी, ये भी आपको पता होगा अच्छे तरीके से जी। पायलट योजना पायलट योजना थी, ठीक ठीक ठीक। महिला शक्ति केंद्र, या तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई ही गई है ना। तो इनके लिए मैं आपको अलग से योजनाओं के माध्यम से जब वहाँ पे आओगा तो मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्षेत्र में, यहाँ से आपको और चीज़ें मिलेगी, हालांकि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है वो आपको मिल जाएगी। दूसरी बात कर लेते हैं अब हम लोग बाल कल्याण के बारे में। बाल कल्याण में देखिए आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक वर्ष श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये प्रधानमंत्री रहे, आप सभी को पता होगा, जन्मदिन पर इनके 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। आप सबको जानते हैं, आप सभी लोग पता है। और इसमें बच्चों के कल्याण के संबंध में जो है उनके प्रति एक राष्ट्रीय चिंता, बच्चों के अधिकार और उसके प्रति सरकार जो है समाज और परिवार के दायित्व के संबंधी विधायी प्रावधानों को परिलक्षित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके बारे में जिक्र किया गया, मतलब एक प्रकार से जागरूकता के बारे में बात की गई, प्लस में उनकी सत्ता के बारे में बात किया गया है, उनके कल्याण के बारे में बात किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। कोई मुझे बताएगा अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद नंबर 24, बाल श्रम, बाल श्रम से जो ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ देखिए आपने सही बताया है। अगर हम बात करें तो आप सबको मालूम है, आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद जो 24 है उसमें कारखाना जैसे कंपनियों में या फैक्ट्रियों में काम करने से निषेध बताया गया, प्रतिषेध बताया गया। इस तरह की क्रियाविधि आपका अनुच्छेद नंबर बताता है 24। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम बात करें बाल कल्याण के बारे में तो एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए कि भारतीय योजना आयोग ने बाल कल्याण के अर्थों में इस तरीके से स्पष्ट किया है कि बालक के संपूर्ण कल्याण को लेकर बात करना, इस तरीके की बात किया है। कहा है कि भाई संपूर्ण आर्थिक हो या प्रशासनिक हो या शैक्षिक हो या सामाजिक हो, इनका उद्देश्य बनाकर बालक का हमें विकास करना है और बुद्धि के समान अवसर प्रोवाइड करने हैं। इस तरीके की क्रियाविधि बाल कल्याण में कही गई है। बालकों के मौलिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना है, उसके विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने हैं, शारीरिक मानसिक सांवेगिक शैक्षिक व्यवहारिक विकास करने हैं, ऐसे सेवाएं प्रोवाइड करनी है। इस तरह की क्रियाविधि बाल कल्याण में हमें देखने को मिलती है। चाहे वो कमजोर वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का बालक हो, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करना है आपको, और उसके विकास में जो अवरुद्ध आ रहा है या जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसको हमें समाप्त करना। यही सोशल वर्क की एक भूमिका होती है। उसकी भूमिका होती है कि व्यक्तिगत परिस्थितियों के साथ सामंजस्य में कठिनाइयों का अनुभव जो कर रहा है, उस कठिनाइयों को अनुभव जो कर रहा है उसको हमें दूर करना है। इस तरीके की क्रियाविधि इसमें करना है। रोगों का बचाव करना है, उसके स्वास्थ्य को सेवाएं के बारे में बात करनी है, आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसी क्रियाविधि बाल कल्याण में होती है। तो केंद्र सरकार अलग काम करती है, राज्य सरकार अलग काम करती है, जिले पे अगर हम बात करें तो उसके अलग रूल रेगुलेशन बनते हैं, फिर वो अलग काम करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली बाल कल्याण की कुछ बातें हैं, 2-3 मैं बता देता हूं, आप उसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि बाल कल्याण के ऐसे क्षेत्र के बारे में जिक्र करिए जहां पर सेवाएं उपलब्ध जो है कराया जा सके। तो एक क्षेत्र आपको ध्यान रखना होगा, उपचारात्मक सेवाएं, एक पॉइंट आपका बाल कल्याण के ही अंतर्गत आएगा। नंबर 2 पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, एक सुधारात्मक सेवाएं, ये भी आपका सुधारात्मक भी बाल कल्याण के क्षेत्र के ही अंतर्गत आ जाता है। नंबर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पुनर्वास संबंधित सेवाएं, तो ये आपको भी ध्यान रखना होगा। नंबर 4 के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, निरोधात्मक सेवाएं, तो ये आपका नंबर 4 हो जाएगा। नंबर 5 के बारे में बात करें तो आपको यह विकासात्मक सेवाएं हो जाएगी। ये 5 सेवाएं हैं जो बृहद क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है बाल कल्याण में एक अहम भूमिका निभाती हैं और ये उपलब्ध कराई जाती हैं, पांचों के पांचों।
सोशल वर्कर होने के नाते आप लोगों को बाल कल्याण के क्षेत्र में ये 5 बातें याद होनी चाहिए कि उपचारात्मक सेवाएं क्या हैं, सुधारात्मक सेवाएं क्या हैं, पुनर्वास संबंधी सेवाएं क्या हैं, निरोधात्मक सेवाएं क्या हैं, विकासात्मक सेवाएं क्या हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अगर पता होगा तभी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें जैसे मैंने अभी आपको आर्टिकल नंबर 24 बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखाना या खान में जोखिम भरे कार्य को नहीं लगाना चाहिए, उसे प्रतिबंध किया है। तो और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप जैसे आर्टिकल 15 को भी याद कर सकते हैं। 15 का 3 में भी ये बातें कही गई है, 15 का 3 में, कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। अभी मैंने आप लोगों के एक दिन लास्ट क्लास जो हुई थी मेरी संडे की क्लास, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 15(3) में क्या बातें कही गई थी। ठीक है, तो मैंने उसमें कहा था कि राज्य को महिला और बच्चों के विशेष प्रावधान बनाने के अधिकार प्रोवाइड करता है 15 का 3। 17 आप लोगों को भलीभांति तरीके से पता होगा, अनुच्छेद नंबर 17 जो अस्पृश्यता के समाप्त करने की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। हर एक वनडे एग्जाम में प्रश्न ये बनकर पूछा गया है। जरूरी ये नहीं केवल सोशल वर्कर में पूछा जाए, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न भी बनकर आ जाता है, वनडे एग्जाम में भी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे संबंधित जो है बाकी इसमें है नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अनुच्छेद 45 वगैरह के बारे में और 51 के बारे में, आपको पता होगा कि 41 कहता है कि भाई 14 राज्य में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंधन किया गया है, मैनेजमेंट किया गया है। ये बात तो ठीक है, तो वो भी आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर नोट करेंगे तो वो भी सही रहेगा। और अभिभावक को चाहिए भी कि बच्चे, हमारे घर में जो भी बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए, तो उसके बारे में अगर बात करता है 51 का ए बात करता है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के अगर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है तो वो अनुच्छेद कौन सा होगा वो आप बताओगे, आप मुझे बताइए। 21 ए है सर। हाँ, 21 का ये। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 15 में अंकित किया गया, और 15 में अंकित करने का तात्पर्य यही था कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के जो विशेष प्रावधान किया गया है वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया। हालांकि इसमें लिखना चाहिए था इसे भी कि ब्रैकेट में 3 भी कर दे तो और अच्छी बात रहे, है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना। बाकी तो आपको पता होगा कि भाई भेदभाव, निषेध, लिंग, जाति वगैरह के बारे में 15 में कहा गया है। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा 15 के बारे में, है ना। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर, अच्छा यहाँ पर देखिए फिर राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसकी धारा 39 की बात कर रहा है। जैसे कि 39 में कहा गया है, वो धारा के बजाय अगर आप अनुच्छेद कहें तो आपको और अच्छा लगेगा। इसमें 39 में काम पाने की, काम की और सब विधिक सहायता के बारे में बात हाँ किया गया है। एक्चुअली राज्य, हाँ एक्चुअली 15 के सी और इसमें जो है 24 आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? किसमें 15 का सी बताया भी है और 24 में देखो 15 का सी में अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे 15 का 3 या सी बात एक ही है। तो इसका मतलब है कि इसमें महिला और बच्चों के विशेष प्रावधान के अधिकार हैं। ठीक है मैडम, महिला और बच्चों के विशेष प्रावधान है। और अगर हम बात कर रहे हैं, अभी आपने बोला किसके और किसका बोल रहे थे आप? 24 है। हाँ। तो 24 में बेसिकली 14 वर्ष के बच्चों को जो है बताया गया है कि किसी कारखाना या खान में आप उससे वो नहीं ले सकते, काम नहीं ले सकते। ये बात कही गई है 24 में, काम नहीं लेना है, उसमें विशेष प्रावधान है। ठीक है, ये चीज़ें कही गई है। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है यहाँ पर किसी कारखाना और खान में जो है ऐसा काम नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद आपका 24 है, 24 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 24 है। आगे बढ़े, प्रियंका गौतम। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का ये चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय बाल नीति। ठीक है, अब राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में अगर हम बात करें तो विभिन्न पंचवर्षीय योजना को लेकर विषय वस्तु के बच्चों के प्रति जो है सरकार ने एक नीति का महत्वपूर्ण दर्पण। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिए इसको, कि भारत में जो राष्ट्रीय बाल नीति थी वो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 22 अगस्त, कब राष्ट्रीय बाल नीति की बात मैं कर रहा हूँ, 22 अगस्त 1974, ये आपको तो पता होना चाहिए। तो इसको स्वीकार किया गया था, जिसमें राज्य के उत्तरदायित्व तो माना गया कि भाई जन्म से पूर्व या उसके पश्चात बच्चे के बच्ची
कि विकास हेतु उसे एक पर्याप्त और एक समुचित सेवाएं जो है उपलब्ध करानी चाहिए। और इस नीति का जो मोटो था ये था कि देश में हर बच्चे या बच्ची की समग्रतापूर्ण उसका विकास हो सके, उसको सुनिश्चित किया जाए और उसको वचनबद्धता के रूप में दर्शाया जाए। तो इस तरह की क्रियाविधि राष्ट्रीय बाल नीति के तहत कही गई थी। प्रथम 4 पंचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुभव स्वतंत्रता उपरांत जो है अनेक विभिन्न समितियां तथा यथा भारत सरकार के द्वारा 1959 में नियुक्ति स्वास्थ्य सर्वे और नियोजन समिति केंद्रीय सरकार कल्याण बोर्ड द्वारा 1960 में स्थापित किया गया। और समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के अध्ययन दल और समाज कल्याण विभाग द्वारा 1967 में नियुक्ति बाल कार्यक्रम निर्माण समिति और शिक्षा आयोग 1964 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, और पूर्व स्कूलों के बारे में भी अध्ययन करने की बात करता है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी स्वयंसेवी एजेंसी और पर्यवेक्षक के रूप में भी काम करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि 22 अगस्त 1974 में इसकी स्थापना हुई और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसी योजनाएं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए जो विभिन्न प्रकार से आए। बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आप लोग भलीभांति तरीके से जानते हैं कि आज के बालक जो हैं कल के नागरिक हैं, आप सबको पता है, और उसमें हमें सर्वांगीण विकास करना है। तो किसी भी राष्ट्र के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण तभी होगा जब हम उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक विकास करें। उसका सामाजिक समायोजन जब बेहतर तरीके से आप करने लगेंगे तब उसका सौहार्दपूर्ण तरीके से विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। और जब उसका सर्वांगीण विकास होगा तो जाहिर सी बात है वो समग्रतापूर्ण विकास में सुनिश्चित कर लेगा और उसके बाद उसका उद्देश्य बन जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित करना। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों को रिप्रेजेंट करेगा या रिलेट करवाएगा, सेवाएं प्रोवाइड करेगा। ऐसी क्रियाविधि बेसिकली हम इसमें देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है नीति का बहुआयामी होता है, बहुक्षेत्रीय होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझना होगा। और व्यापक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के बारे में बात करें तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को या बच्चियों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, ये कहती है राष्ट्रीय बाल नीति भी। राष्ट्रीय बाल नीति भी कहती है। तो हालांकि हम राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आपका केंद्र स्तर पर होगा। ये चीज़ें क्या होगी, केंद्र स्तर पर होगी। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय बाल नीति को 2012 को 18 अप्रैल 2013 को स्वीकार भी किया था। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा जानना है कि राष्ट्रीय बाल नीति 2012 जो 2013 में लागू हुआ, वो कहता है भाई कि 18 वर्ष से कम उम्र के देश के सभी लोगों के बच्चों या बच्चियों के रूप में जो मान्यता देती है, क्योंकि बच्चा और उस दौरान जो है विकसित मूल्यों को, जो किसी व्यक्ति के जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, तो उसके लिए बच्चा या बच्ची, उसकी सुरक्षा, उसके संबंधित विकास करना या बहुस्तरीय या एकीकरण के रूप में जब आप देखेंगे, जब उसकी आवश्यकता को देखकर उसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। ये बात कहता है राष्ट्रीय बाल नीति। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा और इस स्लाइड को आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, इसको मैं आपको भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उसको आसानी से देख भी सकते हैं। पहले तो मेरा एक सवाल यह है आप लोगों से कि वृद्धों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। वृद्धों के कल्याण के जी 1999। 3 दिसंबर सर। 3 दिसंबर नहीं, तो दिव्यांगता दिवस मनाया है। वृद्ध, मैं पूछ रहा हूँ दिव्यांगता वृद्ध अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है, मेरा प्रश्न है। अक्टूबर 1999 सर। 1999। ठीक है, ठीक है, बोला था ना। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बताया। 1999 जैसे भी होना चाहिए, याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया रूपम जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं कि भाई 1999, तो यानी 1999 में 1999 में अगर हम बात करें तो वृद्धों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। 1 मई को जो मनाया जाता है वो मजदूर दिवस मनाया जाता है। और कौन बताएगा मुझे कि वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर, वेरी गुड, शाबाश। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध दिवस। तो आगे अगर हम बात करते हैं वृद्ध कल्याण के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि वृद्धों के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए सन 1982 के दौरान में वियना में
वियना में आयोजित किया जो है विश्व युद्ध, ठीक है, क्या था, विश्व युद्ध महासभा में वृद्धों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना अंगीकृत की गई थी। अब बेसिकली क्या था कि वृद्धों की योजना के लेकर वृद्धों की चौमुखी सहायता करने के लिए संस्था के द्वारा चलाई जाती थी कुछ कार्यक्रम, कुछ योजनाएं। तो वृद्धजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार और गैर सरकारी संगठन के द्वारा मिलकर ये क्या किए, कार्य किए। तो बेसिकली वृद्धों के कल्याण की आवश्यकता के लिए कोई ज़रूरी ये नहीं कि भाई 1982 से ही चला है, ठीक है, तो ये बातें नहीं, इससे पहले भी वो चीज़ें हो रही थी, ठीक है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस ने किया था, अपनी चिंता जो जाहिर की थी वियना में, वो 1982 में किया था। और जो पूर्ण रूप से संचालित हुआ या पूर्ण रूप से अगर हम कहें कि सर्वांगीण विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ, तो ये 1999 में हुआ था। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं। और फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अकॉर्डिंग बताया गया कि वर्ष 2.25 में विश्व युद्ध के वृद्धों की जो संख्या थी वो 1.2 बिलियन हो गई थी, जिसमें लगभग 71 यानी 71% विकासशील प्रदेशों में हुई, और 1950 में यानी 1950 में और 1925 के मध्य जो है विकासशील और विकसित प्रदेशों में 80 वर्ष के ऊपर के वृद्धों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। तो ऐसी एक प्रकार के जिक्र किया गया है, एक प्रकार से आप कह लीजिए कि जाहिर किया गया है, बताया गया है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए कैसे कैसे कार्यक्रम किए जाएंगे और विकासशील और विकसित प्रदेशों में कैसे इनकी जो है संख्या में दुगनी या वृद्धि हो देखने को हमें मिल रही है। तो ये क्रियाविधि जो देखने को आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा देख रहे हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ बातें और भी कही गई हैं, जैसे अगर हम कहें योजनाओं को लेकर, तो अगर आप नोट करना चाहें तो योजनाएं भी इसके तहत आप डाल सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय वृद्धजन के बारे में बात करें, परिषद एक था, और एक था राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना थी, एक था केंद्रीय सहायता योजना थी, एक था वृद्ध आश्रम था, एक था डे केयर सेंटर था आपका, एक वृद्धों के लिए चिकित्सकीय सेवाएं थी, वृद्धों के लिए गैर संस्थागत सेवाएं थी। तो विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें थी, जो योजनाएं थी, ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से योजनाएं जो है चलाई गई थी। तो ये चीज़ें थी, हमें इसको पता होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा क्या भूमिका हुई, ये भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद था वो 1919 में परिषद की स्थापना की गई थी, सन 1999 में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद की स्थापना कब की गई थी, भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति थी जो दृष्टिगत रखते हुए वृद्धजनों के संबंध में 1999 में इस परिषद की स्थापना की गई थी। इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मुझे लगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जरूर नोट करिएगा अपनी कॉपी पर, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो बाकी वही चीज़ें हैं, डे केयर की अगर हम बात करें या वृद्ध आश्रम की बात करें, ठीक है, तो वृद्धों के कल्याण के लिए वृद्ध आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता ही होना चाहिए। और राष्ट्रीय वृद्धावस्था के पेंशन भी लाया गया था, जिसमें सरकार और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। तो वृद्धावस्था के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया, और व्यक्ति की इस अवस्था तक आते आते कार्य करने के लिए धन कमाने की जो क्षमता होती थी वो खो देता है। इस वजह से राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना को चलाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होगा, अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। मैं रिकॉल भी करवा रहा हूँ, आपको शायद याद भी आ रहा होगा, अभी आपको ये मिल भी जाएगी। कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए, उसको नोट भी करिए। बाकी आप पूछ भी सकते हैं कौन सी योजना कब कैसे चलाई गई है, ठीक है, ये भी चीज़ें। बाकी और जो अलग से है भारत जो योजनाएं चलाई गई हैं, नीति चलाई गई है, उसको मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। आगे अगर हम बात करते हैं पेंशन न्यास कोष के बारे में, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्षेत्र ही है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो पेंशन न्याय कोष जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका योजनाएं हैं, कार्यक्रम है ना। क्लियर हो रहा है? एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग। जी सर। ठीक है। पर जैसे ई कंपनियों का EPFO और राज्य बीमा ये सब नए कोषे के अंतर्गत, हाँ, ये भी होगा। ये एम्प्लॉय वगैरह के लिए बेटर होता है। यहाँ एम्प्लॉय वगैरह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो भी बेटर ही होता है। पेंशन योजना के अगर हम डालें तो उसको हम डाल सकते हैं एम्प्लॉय में, ठीक है। चलिए हम बात पेंशन न्यास कोष, कोई बताना चाहेगा पेंशन न्यास कोष क्या है? बताइए जरा। पेंशन न्यास कोष बताइए।
जैसे राष्ट्रीय वृद्धा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना इसके द्वारा चलाई गई है। ओके। और चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि चतुर्थ वेतन आयोग, जैसे कि आप सबको पता होगा 7वां वेतन आयोग आप जानते भी होंगे, है ना। तो चतुर्थ वेतन आयोग का जो है पेंशन को एक नई विचारणा का एक सुझाव या कॉमन को दिया गया। मतलब एक प्रकार से पेंशन योजना कोष को विकसित करने के लिए एक नई विचारधाराएं जो है लाई गई। और ये आपको ध्यान रखना चतुर्थ वेतन योजना आयोग के अंतर्गत। और इस कोष में सरकार कर्मचारी की सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन की अनुवर्ती भुगतान और सेवानिवृत्त पर उसकी कुल पेंशन का भुगतान करेगी। तो ये क्रियाविधि थी। बेसिकली अगर हम बात करें तो पेंशन की योजना के द्वारा वृद्धावस्था के दौरान, अगर हम बात करें वृद्धावस्था के बारे में, तो उस समय वित्तीय सुरक्षा स्थापित करना। जब लोगों के पास आय की कोई नियमित स्रोत ना होता है तो उस समय हम राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से ये काम करते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता भी होगा तो सेवानिवृत्त योजनाएं के द्वारा जो है सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के पास प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने और अपनी उम्र से या अपनी उम्र के बढ़ते वर्षों में अपना जीवन स्तर किसी समझौते के बिना अच्छा बनाए रखने की सुविधा हो। पेंशन योजना से लोगों को निवेश करने और अपनी बचत संचित करने का अवसर प्रोवाइड करने के लेकर ये पेंशन न्यास कोष के अंतर्गत कही जाती है। तो पेंशन न्यास कोष क्या होता है, बेसिकली ये कर्मचारी हो या वृद्ध व्यक्ति हो उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसी विचारधाराएं जो आई थी चतुर्थ जो वेतन आयोग आया था, चौथा वेतन आयोग जो आया था, उस दौरान ये बातें कही गई थी, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना होगा, बस इतनी चीजें। भारत सरकार ने देश के पेंशन क्षेत्र में अगर हम बात करें विकास और विनियमन के लेकर, तो आप ध्यान रखिएगा कि 10 अक्टूबर 2003, एक चीज नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, 10 अक्टूबर 2003, थोड़ा सा जैसे आप लोग अगर कॉपी पर लिखते हैं ना, तो जैसे यूनिट नंबर 3 चल रहा है, तो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आप समाज कल्याण प्रशासन पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत नोट्स बनाया करें, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। यही काम आता है एग्जाम के दौरान में आप सभी का, है ना। यही सारी चीजें जब रिकॉर्ड हो जाएगी, हाँ यार ये तो याद आ गया, ठीक है। तो जैसे अगर प्रश्न बने कि भाई विकास और विनियमन के लिए जो है 10 अक्टूबर 2003 को पेंशन निधि विनिमय और विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो 1 जनवरी 2004 को नागरिकों को सेवानिवृत्त आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। तो ये बेसिकली था किस लिए, पेंशन के सुधारों की बात होता है, नागरिकों को सेवानिवृत्त के लिए बचत के लेकर बात करता है, और बचत के रूप में जब बात करेगा तो उसकी आदत को बढ़ाने की भी बात करता है। तो जाहिर सी बात है जो है पेंशन न्यास कोष के अंतर्गत ये बातें आ जाती हैं। यहाँ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इतनी बात याद रखिए कि पेंशन निधि विनिमय विकास प्राधिकरण जो है स्थापित किया गया था 10 अक्टूबर 2003, इसको इन शॉर्ट में बोला जाता है PFRDA, इन शॉर्ट में बोला जाता है RDA। लिख देता हूं PFRDA, पेंशन निधि विनिमय विकास प्राधिकरण, अथॉरिटी बोलते हैं एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, बताइए एक बार। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है, समझ आना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब मुझे थोड़ा सा आप लोग बताइए, हेल्पेज इंडिया क्या है, बताइए। हेल्पेज इंडिया वो संस्था है जो वृद्धों की देखभाल के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं सब भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, हेल्पेज सर इंडिया, इसमें मेडिकेयर सुविधा दी जाती है क्या सर इसमें? क्या चीज? सर इसमें मेडिकेयर सुविधा दी जाती है जो भी पेशेंट होते हैं, अच्छा जैसे जो कि झोपड़े में जो रहते हैं उनके लिए। सर मैं बताऊं सर, वृद्धों की बताइए। देखभाल के लिए सर एनजीओ को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाती है सर इसमें। ओके, प्रशिक्षण दिया जाता है हेल्पेज इंडिया में, और क्या क्या जाता है उसमें, और भी कुछ चीजें? वित्तीय सहायता सर, वित्तीय सहायता दी जाती है सर उन एनजीओ को। अच्छा चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखा क्या गया है। लिखा गया है कि
हेल्पेज इंडिया जो है वृद्धों को देखभाल। अच्छा एक बात बताइए जरा, जब वृद्धों की आप पढ़ाई अगर इनका अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? वृद्धों की अगर अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे? जरंटोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जरा विज्ञान। बहुत बढ़िया, हाँ जरा विज्ञान बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि वृद्धों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हेल्पेज इंडिया वृद्धों की देखभाल का प्रदान करने और कार्यक्रमों को लेकर संलग्न का मतलब होता है स्टेप करना। एक स्टेपलर नहीं कहते भाई, आप स्टेपलर कर दो, मतलब साथ में उसकी प्रतिलिपि लगा दो, संलग्न करना, ठीक है। प्रादेशिक स्वयंसेवी संगठनों और व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की बात करता है। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे प्रौढ़ शिक्षा की अगर हमने बात करें तो जो मिनिमम एज रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है प्रौढ़ शिक्षा की, मैक्सिमम डिसाइड नहीं किया गया है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षण जो व्यक्तियों को प्रोवाइड की जाती है वो हेल्पेज इंडिया के अंतर्गत की जाती है। पहली बात आगे बात करता है कि इसके अतिरिक्त भी वृद्ध देखभाल परियोजना हेतु तकनीकी विशेष ज्ञाता भी प्रदान करता है। तो यानी तकनीकी विशेष ज्ञाता की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी अगर उनके अगर वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल की बात हो रही है तो एक योजना के माध्यम से उसकी तकनीकी बनाई जाती है और तकनीकी के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आप सोशल वर्कर हैं तो मान लीजिए किसी अगर आप चले गए हैं जहाँ पे वृद्धों के लिए जो आश्रम वगैरह वहाँ पे चले गए, तो सोशल वर्कर के नाते आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे लोगों से बातचीत करना होगा और उनसे पूछना होगा कि भाई यहाँ पे क्या समस्या हो रही है। यदि कोई समस्या नहीं है उनके लिए फिर तो ठीक है भाई, और यदि समस्या है तो फिर तकनीकी बताइए उन लोगों को जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनको तकनीकी बताइए कि इस तरीके से आप उनको प्रोवाइड करिए, ये सारी चीज़ें दीजिए। और ये चीज़ें और प्रशिक्षण के लिए और अलग अलग, अब अगर बार बार एक ही काम करवाओगे उनसे तो बोर नहीं होंगे। अलग अलग काम, डिफरेंट कामों को जो है आप उनको बताओ, क्रिएटिव सृजनशील कार्यों को बताओ आप वहाँ। अच्छा उन्हें नहीं, वृद्धों जो वहाँ पे उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनको बताओ। आपका काम नहीं इतना है कि आप जाके उनको बताएं, वृद्ध लोगों को आपको बताना उन लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हेल्पेज इंडिया के बारे में बात करें, आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा। अभी लखनऊ में भी आयोजित किया गया था, है ना इसको। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लखनऊ में जो था हेल्पेज इंडिया को लेकर काफ़ी जागरूकता के बारे में बात की गई थी, अभी ये हाल ही में हुआ था, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं अपने आरंभ के इससे अगले 10 करोड़ की लागत से 700 ऐसी परियोजनाओं को प्रायोजित किया गया। हेल्पेज स्वयं ऐसी परियोजना जो है परिचालित नहीं करता है एवं प्रादेशिक वृद्धायु स्वयंसेवी संगठनों और तकनीकी और वित्तीय सहायता के द्वारा परियोजना के द्वारा कार्यक्रमों में संचालन करने की सहायता देता है। अभी किसी ने बोला भी था कि भाई वित्तीय सहायता भी तो जब प्रशिक्षण भी देता है तो साथ साथ वित्तीय भी सहायता, तकनीकी भी देता है तो आर्थिक भी देगा, तो जाहिर सी बात है आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराता है यह हेल्पेज इंडिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, तकनीकी भी करवाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। वृद्धायु स्वयंसेवी संगठनों को ही ये तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, आपका क्लियर हो गया होगा। और आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और देखिए यहाँ एक चीज़ आपको मिल रहा होगा फैक्ट के रूप में, थोड़ा सा फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि भारत में हेल्पेज इंडिया की स्थापना 1980 में की गई थी और जिसका उद्देश्य या लक्ष्य था कि 50 वर्ष के ऊपर के आयु के पुरुषों, स्त्रियों की निवासियों, आवासीय और संस्थागत सुविधाओं के माध्यम से शैक्षिक, मनोरंजनात्मक और सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सेवाएं प्रदान करना, मेडिकल सेवाएं प्रोवाइड करना, अर्थकालिक रोजगार एवं वृद्ध हेतु भ्रमण एवं अगर हम बात करते हैं एवं कह रहा है आपसे यात्राओं की व्यवस्था करना, करों और संपत्ति, पेंशन, अन्य जैसी आर्थिक और वित्तीय सहायता, व्यावसायिक परिश्रमी सेवाएं की व्यवस्था करना, ये सारी क्रियाविधि जो है बेसिकली इसमें रखा गया था, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि इतनी सारी चीज़ें जो है बात की गई थी वृद्ध अवस्था के में या हेल्पेज इंडिया में। कब स्थापना हुई? 1980 में। उद्देश्य क्या था? जो पुरुष हो या स्त्री हो वहाँ के निवासी, ठीक है। फिर आवासीय, संस्थागत सुविधाओं के माध्यम से जो है शिक्षा, मनोरंजन को हम बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी बोलते हैं, खाली समय में क्या करना है, गतिविधियां करवानी है उनको, है ना, मनोरंजन की। सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सेवाएं भी हमें क्या करना, प्रोवाइड करना, साथ ही साथ मेडिकल सेवाएं भी प्रोवाइड करनी है उनको,
ठीक है। और कुछ अर्धकालिक के लिए रोजगार, मतलब 8 घंटे का ड्यूटी नहीं देना उनको, अर्धकालिक 3 घंटे हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे, इतने इस टाइप के जो है आपको रोजगार प्रोवाइड करने हैं। और उसकी आय भी उससे जो है आय भी मिले, मतलब इनकम भी मिले, और उसके आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। तो इस तरीके की बात जो है हेल्पेज इंडिया करता है, ठीक है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें मैंने बताया है आप लोगों को वही इंपॉर्टेंट है। बताइए। दिल्ली से स्टार्ट किया गया था ना इसको, झुग्गी झोपड़ी से। हाँ, ये बहुत पहले से था, लेकिन जब इंडिया में बात आई 1980 की बात मैं कर रहा हूँ इंडिया की, तो भारत के बात परिप्रेक्ष्य से दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला स्तर पर बात करें, तो 1980 को आपको सोचना होगा। पहले भी चल रहा था, लेकिन उस समय इतना वो चीजें नहीं हुआ करती थी, सेवाएं उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, उतने अच्छे। लखनऊ लिया जाएगा या दिल्ली लिया जाएगा? पहले की बात हाँ, जैसे ये मेडिकेयर यूनिट थी ना, तो ये जो चलती थी झुग्गी झोपड़ियों के, उससे स्टार्ट किया गया था। तो दिल्ली लिया जाएगा या लखनऊ पहले करेंगे? देखिए, समाज कार्य में अगर हम बात करें तो दिल्ली पहले आया है, ठीक है, दिल्ली पहले आया है लखनऊ से, ठीक है, समाज कार्य में। तो आप चाहो तो लखनऊ, आप दिल्ली इस तरीके से नहीं प्रश्न पूछेगा कि पहले कहाँ पर आया, लेकिन आप चाहो तो दिल्ली को प्राथमिकता पहले देंगे आप, बाद में लखनऊ को, ठीक है, क्योंकि समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए, लेकिन लखनऊ भी और इसमें भी, दिल्ली में भी, दोनों जगहों पे भी जो सेवाएं प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी सेवाएं वही हैं, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक ही वाली सेवाएं हैं, प्रशिक्षण वाली सेवाएं हैं। आर्थिक रूप से ही वित्तीय फाइनेंस कराने की बात करता है दोनों राज्य में, ठीक है। तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा कि वृद्धा आयु के लिए सबसे पहले कौन सी समाज कार्य की संस्थाएं जो है अग्रसर आगे हुई हैं, ऐसा कुछ प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि वास्तविकता है जो कि बनाया जाए। लेकिन आप अगर लगाता है मेडिकल सेवाओं के बारे में बात किया जाए, एग्जैक्ट करके कि वृद्धा अवस्था के बारे में बात करा जाए मेडिकल के लेकर, तो आप दिल्ली को पहले चूज करें, मेडिकल सेवाओं को लेकर दिल्ली को प्राथमिकता सबसे पहले दिल्ली को दें, ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में दिल्ली। और अगर हम बात करें लखनऊ से भी पहले, तो मुंबई का सबसे ज्यादा दर आप दीजिए, ठीक है, सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट साइंस वाले को, ठीक है, वो सबसे बेटर रहेगा फिर आपका, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को अब तो, है ना? बताइए। जी सर। हाँ 46 का दिल्ली का और 47 का लखनऊ का सर। हाँ हाँ 46 हाँ फिर हाँ दो हाँ, मुंबई वाले वेरी पहले गुड, लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो, इन्होंने दिमाग भी लगा लिया। चलो, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करते हैं वृद्धा आयु आवास, अगर हम बात करें वृद्धा आयु आवास गृह, कोई बताना चाहेगा मुझे? कोई भी व्यक्ति बताना चाहेगा वृद्धा आयु आवास गृह? प्रत्येक जिले में मतलब राज्य सरकार का ये निर्देश है कि वृद्धा आश्रम बनाया जाए जी, जो बुजुर्ग लोग हो गए बिल्कुल हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल, वृद्धा आश्रम में रखने की व्यवस्था की जाए जो 60 से ऊपर हैं। बिल्कुल, शाबाश, वृद्धों बहुत की बढ़िया। मतलब डिवाइड किया गया है, जैसे 55 अल्प वृद्ध, अधि वृद्ध और 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। देखिए, एक्चुअली क्या है, आप सभी को पता होगा, आप सब जानते होंगे भली भांति तरीके से। अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय और राज्य सरकार, नगर पालिका, परोपकारी समिति, स्वयंसेवी संगठन और अन्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण समितियों ने वृद्ध और बुजुर्ग नागरिकों के लिए आवासीय सुविधाएं और अन्य समृद्ध आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए गृह, यहाँ पे एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये कह रहा है आपसे कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गृहों, शारीरिक और मानसिक गतिविधियों, अकेलेपन को दूर करने के लिए अन्य लोगों के साथ अंतः क्रिया करने के, संपर्क बनाने के मनोरंजन स्थलों की व्यवस्था करता है। देखिए, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर वृद्ध आयु आवास गृह का मतलब ये हुआ कि भाई केंद्र सरकार ने भी किया है, राज्य सरकार ने भी किया है, नगर पालिका, जिला और शहरी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, सीधा समझ लीजिए। और इसने किया कि भाई वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जो है, इन नागरिकों के लिए उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके अकेलेपन का दूर करना। जब अकेलेपन की दूर हो जाएगा, उनकी समस्याएं जब दूर हो जाएंगी, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। और इसीलिए वृद्धायु आवास गृह की स्थापना की गई, भाई उनके अकेलेपन को दूर किया जाए और उनके साथ अंतःक्रिया किया जाए। अंतःक्रिया मतलब प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात किया जाए, रूबरू हुआ जाए, ताकि वो एक्टिव रहें और वो पॉजिटिव रहें, सकारात्मक उनके अंदर जो है सोच बनी रहे।
नकारात्मकता की सोच ना आए, इस तरह की क्रियाविधि बेसिकली कही गई थी वृद्धायु आवास गृह में कही गई थी। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि भाई इस समय देश में अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग 300 ऐसे गृह हैं वृद्धायु के आश्रम के बारे में अगर बात किया जाता तो, ठीक है। हालांकि अभी तो ये वो हैं जो काउंटेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट लेवल पर हैं, वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। जो काउंटेबल वाले हैं वो हैं सरकारी लेवल पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में, कोई मुझे बताना चाहेगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति? मैं बताना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण, हाँ। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, और इसके भारत के संविधान में अनुच्छेद 335 और संविधान के अनुच्छेद 16 के भाग 4 में इनके लिए विशेष प्रबंध है। और हमारे जो भारत का संविधान में 45 में इनके लिए जो शोषित वर्ग है SC ST के, उनके लिए विशेष प्रबंध किया गया है। 45 क्या अनुच्छेद 45 का 45 तो बच्चों के लिए है ना, 46 सर, 46 में 46 है सर, शैक्षिक 46 और 46 सॉरी। चलो, तो ये बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में बात करें, तो आप सब भली भांति तरीके से जानते होंगे, आप सभी को पता है कि इनके लिए जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं ताकि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो चाहे रोजगार से हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे मजदूर से संबंधित हो, तो उनके उपेक्षित वर्गों के द्वारा जो है विकास के लिए एक अहम तरीके से भूमिका निभाई गई और सृजन और संवर्धन के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति भी किया गया, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले जो उद्योगों में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेसिकली काम किया गया था इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता होगा हरिजनों की अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जाति बोलते हैं। उनके लिए जो है अगर ज़्यादा जनसंख्या देखी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ये, और कुछ समय पूर्व तक हरिजन अपनी बस्ती से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाता था। परंतु देश के कुछ ऐसे भाग भी हैं जहाँ पर कृषि विकास और जो है यहाँ पर अगर हम बात करें विवेश हरित क्रांति, अच्छा यहाँ विशेषतः बताया गया है कि हरित क्रांति कुछ एक प्रदेशों में औद्योगिक, अगर हम बात करें औद्योगिक प्रगति या तेजी से बढ़ते हुए नगरीकरण की तरफ की बात करें वो भी, तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये एक प्रकार से एक सराहनीय और सकारात्मक कार्य किया है, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप ये ध्यान रखें कि जो अभी हाल ही की बात हुई है, आप सबको पता होगा कि समाज के उपेक्षित वर्गों के बीच में जो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रमुख कार्यक्रम चला था, स्टैंड अप इंडिया। किसी ने सुना था स्टैंड अप इंडिया? स्टार्टअप इंडिया सर, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया भी है, स्टैंड अप हमारे इंडिया, यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया चलाया गया है, स्किल इंडिया हो गया। अच्छा, तो यह है नहीं, वो भी है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली एक आपका ये भी है कि स्टैंड अप इंडिया है, ये जब लॉन्च की गई थी 5 अप्रैल 2016 को, कब स्टार्ट की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को। तो ये आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन करने की बात की गई थी, रोजगार सृजन करने की बात की गई थी, विशेष ध्यान दिया गया था इनके लिए, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया में। तो ये भी योजनाओं के बारे में हम इसको जान सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं इसके बारे में कि ये चीज़ें आई थी। और इसमें ये क्या कहा गया था कि भाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों के कम से कम एक उद्योग को अपनाना या ऋण प्रदान करना जैसी क्रियाविधि कही गई थी इसमें, ठीक है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से खरीद लक्ष्य को पूरा करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ये क्रियाविधि हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत सारी क्रियाविधियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के चीज़ें जो है चलाई गई थी। बशर्ते आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रोत्साहन के लिए एक फल स्वरूप या उसके परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें तो तैयार करता है कार्यनीति, क्रियान्वयन और विकास में दिशा निर्देश प्रदान करता है।
केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से संगठनों के तहत जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के संबंध में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई और उसका पुनः मूल्यांकन किया और सामान्यीकरण किया। ये भी बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में विभिन्न प्रकार के मामले थे जो स्थान पर निर्णय लेने वाले समिति के साथ कार्य भी किया था, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उच्चाधिकार प्राप्त जो है मॉनिटरिंग समिति थी, उसके माध्यम से क्रियाविधि चल रही थी। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अनुसूचित विकास अगर हम निगम के बारे में बात करें तो अनुसूचित जाति जो है निगम के सम्मेलन में कल्याण के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सचिव जो थे अनुसूचित जाति विकास के नियम के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक SBI है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन हो जाती हैं। और बीमा थी और ऋण गारंटी निगम, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें थी। आगे बात करते हैं संवैधानिक सुरक्षाएं भी आती हैं, बेसिकली ये भी आपका मेंशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्षेत्र हो जाते हैं, है ना। बाकी अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अस्पृश्यता का अधिनियम जो है आपका 47 है। शिक्षा और आर्थिक हितों की उन्नति की बात किया जाता है तो यहाँ पे जो मुख्य सुरक्षा के रूप में प्रोवाइड की जाती है वो आपका देखने को मिला धारा 46 में। और अगर हम बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से या हिंदू धार्मिक संस्थानों के सभी वर्गों के श्रेणियों के लिए खोल दिया जाए तो ये 25 का B के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? राष्ट्रीय दिव्यांग संस्थाएं भी हैं, है ना। मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय दिव्यांग संस्थाओं के बारे में अच्छे तरीके से बताया है, याद है किसी को? ये भी जितनी संस्थाएं मैंने बताया था आप लोगों को दिव्यांग से संबंधित एजेंसियां वगैरह के बारे में ना, वो सभी की सभी एजेंसियां जो हैं बेसिकली राष्ट्रीय दिव्यांग संस्था के अंतर्गत वो दिव्यांग बच्चों के लिए सशक्तिकरण या कार्यक्रम या योजनाएं जो है केंद्र में और राज्य में दोनों तरफ से चलाए गए हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जिक्र किया गया है कि कुछ स्पेसिफिक जो हैं संस्थाएं, जैसे अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, आपको पता होगा ये देहरादून वाला। इसकी स्थापना जो हुई थी 1979 में हुए थे, आपको पता होगा। और अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थाएं थी जो मुंबई में हाँ स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद एक सिकंदराबाद में है सर, एक हाँ सिकंदराबाद में भी, हाँ, एक बेंगलोर में, एक चेन्नई में हाँ एक सिकंदराबाद में है जो मेरे को इस पता है सर, मेरे को क्या है पता पड़ता रहता है ना सर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो एक राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान है जो 1984 में दो दिल्ली में सांकेतिक भाषा का और दीनदयाल और वो दोनों हाँ वेरी गुड। अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान जो था वो 3 मई 1975 में नई दिल्ली में है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान है जो कटक में है, 1975 में 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और फिर उसके बाद आपका आता है एक राष्ट्रीय बहुविकलांग दिव्यांगजन संस्थान था जो 2005 चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी, जिसको आप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, चेन्नई में। और एक था भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो नई दिल्ली में है, 28 सितंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली जो विजुअल इम्पेयरमेंट्स था वो दृष्टिबाधितों के संबंध में मानव संसाधन विकास के लेकर बात करता था, वो दृष्टिबाधित संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का बात करता था, ये चीज़ थी। जो मुंबई में राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान था अलियावर जंग करके, वो बेसिकली श्रवण बाधित बच्चों के लिए पुनर्वास के बारे में बात करता था, शिक्षा प्रशिक्षण के बारे में बात करता था। ठीक है, शरणार्थी बच्चों के बारे में बात करता था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक जो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण था वो सिकंदराबाद में था 1984 में। ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं, पहले इसको मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था, अब बोला जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो उनको पुनर्वास करता है, पुनर्वासित करता है, कार्यक्रमों से जोड़ता है, समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ता है। फिर उसके बाद एक राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन था जिसको आप बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कोलकाता में 1978 में था।
तो ये शारीरिक रूप से जो अक्षम शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति होता है उसके संबंध में ये खोज करता है और उसको पुनर्वासित करता है, उसको व्यावसायिक परामर्श देता है, उसको एक आर्टिफिशियल अंग निर्माण देता है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम अंग निर्माण भी देता है। और शारीरिक रूप से जो गतिशील रूप से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसको विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण भी प्रोवाइड करता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला जो इंस्टीट्यूट है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बात करूँ तो ये भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का पुनर्वास के संबंध में काम करता है, सहायक उपकरण का निर्माण करता है। ये भी जो दिल्ली में है 2015 में जिसकी स्थापना हुई थी। फिर आपका जो कटक में है स्वामी विवेकानंद का, ये भी दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास की बात करता है, ये भी और व्यवस्थाओं में सहायक उपकरणों के बारे में बात करता है, प्रशिक्षण देने की बात करता है, चिकित्सकीय बात करता है, शैक्षिक सेवाएं के बारे में भी बात करता है। तो जितनी सारी संस्थाएं हैं, कुल टोटल 9 संस्थाएं हैं, उनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये भी जो है केंद्र हो या राज्य स्तर पर हो, ठीक है, तो उस तरीके से काम करता है। और जिले स्तर पर भी विभिन्न प्रकार से इसके काम जो है फिर बढ़ जाते हैं, है ना, जिले स्तर पर भी। तो ये सभी के सभी चीज़ें हैं, बहुत ही इजी टॉपिक था ये, है ना, ठीक है। बाकी अब हम आगे बात करेंगे, कल आपका एक और टॉपिक रहेगा यही, और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, है ना, ये टॉपिक रहेगा आपका, इसके बाद टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कल मैं इसकी क्लास आप लोगों से कर लूँगा, ठीक है भाई। जी सर। चलिए।